जय हिंद दोस्तों। आज हम ट्रांसफार्मर का अगला वर्गीकरण पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में जो ट्रांसफार्मर का वीडियो आया था उसमें हमने ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण को स्टार्ट किया था। आज हम पढ़ेंगे कोर के आधार पर तथा फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। दोस्तों, इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डीसी जनरेटर और डीसी मोटर के का चैप्टर पूरे हो गए हैं। वो वीडियो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला वर्गीकरण है, कोर की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। कोर की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग कौन सा है? कोर टाइप ट्रांसफार्मर। देखो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता क्या, इसके बारे में पढ़ते हैं। इस ट्रांसफार्मर की कोर की दोनों भुजाओं पर वाइंडिंग लपेटी जाती है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में हम क्या करते हैं? कोर की दोनों भुजाओं पर वाइंडिंग को लपेट देते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, ये कोर है, देखिए कोर है ये पूरी, और कोर की दोनों भुजाओं पर यहाँ पर देखिए वाइंडिंग लपेटी गई है। ठीक है, इधर भी वाइंडिंग है और इधर भी वाइंडिंग है। ये प्राइमरी वाइंडिंग और इधर वाली सेकेंडरी वाइंडिंग। जब आप इसको मतलब सप्लाई से जोड़ते हो तो ही ये प्राइमरी वाइंडिंग है, अगर इसको आप सप्लाई से जोड़ते हो तो ये प्राइमरी हो जाएगी। ठीक है, ये होती है कोर, और इनकी दोनों भुजाओं पर इस प्रकार वाइंडिंग को लपेटा जाता है। नेक्स्ट देखिए, वाइंडिंग बेलनाकार, चौकोर या अंडाकार भी हो सकती है। जो आपकी वाइंडिंग होती है, जो लपेटने के आधार पर आपके बेलनाकार हो सकती है, चौकोर हो सकती है, या फिर अंडाकार भी हो सकती है। वो कैसे देखो अभी बताऊंगा। इस प्रकार देखो, ये आपकी बेलनाकार वाइंडिंग, 3 वाइंडिंग आपको दिख रही है, ये बेलनाकार है। और जो पहले वाली जो वाइंडिंग दिख रही है, देखो ये है आपके किसकी? आयताकार। देखो ठीक है, और इधर वाली जो वाइंडिंग है आपके, देखो किस प्रकार की? ये बेलनाकार है। किस प्रकार की? बेलनाकार। अब वो ये क्यों बनाते बेलनाकार और चौकोर? देखो इस आगे बताऊंगा मैं अभी। और इस प्रकार के आपके कोर भी होती है। ठीक है, कोर की मतलब जो बनावट होती है वो भी अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, यदि ट्रांसफार्मर बेल छोटे बनाने हो तो आयताकार क्षेत्रफल की कोर का प्रयोग करते हैं। यदि ट्रांसफार्मर आपके छोटे बनाने हो तो उसमें क्या करते हैं? आयताकार क्षेत्रफल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपने किसी टॉर्च वगैरह देखी होगी, इसमें आपको छोटा ट्रांसफार्मर आता है, उसमें क्या करता है? बैटरी को चार्ज करने के लिए वो ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर में कोर को लगभग गोलाई में लगाया जाता है। आपके उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर, आपका उच्च मतलब हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर के लिए कोर किस प्रकार की होगी? आपके बेलनाकार होगी, मतलब गोल होगी। ठीक है, वो क्यों करते? देखो, बेलनाकार कोर की यांत्रिक शक्ति उच्च होती है। जो आपके बेलनाकार कोर होगी, आपके जो बेलनाकार वाइंडिंग होगी, उसकी जो यांत्रिक शक्ति होती है वो उच्च होती है। ज़्यादातर जो उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें आपकी जो कोर होगी, मतलब कोर की आपकी जो वाइंडिंग होगी वो बेलनाकारी होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में चुंबकीय परिपथ के लिए एक ही रास्ता होता है। अब वो कैसे? देखो यहाँ पर देखिए, दोनों भुजाओं पर वाइंडिंग लपेटी गई है। अब ये जैसे ही प्राइमरी वाइंडिंग ये है, आपने इस वाइंडिंग को सप्लाई देते हो तो क्या होता है कि यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी, और चुंबकीय बल रेखाएं निकल के इस रास्ते से होते हुए, इस वाइंडिंग से यहाँ से गुजरते हुए वापस इस ऐसे गोल गोल या घूमेगी। तो देखो चुंबकीय आपके जो फ्लक्स होता है इसके लिए एक ही रास्ता, केवल ऐसे घूम रही है। देखो यहाँ से प्रवेश करिए, दूसरी वाइंडिंग वापस निकल रही है ऐसे ऐसे, तो इसका रास्ता क्या है? एक ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें लीकेज फ्लक्स का मान अधिक होता है। लीकेज फ्लक्स क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? जो फ्लक्स काम में नहीं आता। देखो इस कोर में जो फ्लक्स घूमेगा, कुछ फ्लक्स क्या करता है? इस कोर से यहाँ से थोड़ा बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये जो स्क्रू होता है, इन स्क्रू की वजह से यहाँ से जो फ्लक्स काम में नहीं आता, जो इस वाइंडिंग से गुजरता नहीं है, जो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग से ना गुजर के यहाँ बाहर चला जाता है। देखो दोनों, और यहाँ से बाहर यदि निकल जाता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है, तो वो ये फ्लक्स किसी काम का नहीं, जो बाहर वाला फ्लक्स है वो किसी काम का नहीं होता है, इसलिए उसे बोला जाता है लीकेज फ्लक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में आउटपुट वोल्टेज कम मिलता है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में आउटपुट वोल्टेज का मान वो कम होता है, इसमें हानि अधिक होती है। इस प्रकार के जो आपके जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें हानि अधिक होती है। हानि अधिक क्यों होती है? क्योंकि अधिक अलग अलग कोरों पर, जब अलग अलग कोर की भुजाओं पर वाइंडिंग लपेटी जाती है तो उसमें हानियाँ अपना बढ़ जाएगी। ठीक है, उसमें क्या होगा? हीट ज़्यादा होगा, हीट ज़्यादा होने से आपकी हानियाँ भी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसको बनाने के लिए एल आकार की पत्तियां काम में ली जाती है। इसको बनाने के लिए एल आकार की ऐसे पत्तियों को, ऐसे एल आकार की पत्तियों को ऐसे जोड़ दिया जाता है, ऐसे और इस प्रकार दोनों तरफ ऐसे एल आकार की पत्तियों को जोड़कर इसकी कोर का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके सेल टाइप ट्रांसफार्मर। ये था कोर टाइप, अब है सेल टाइप ट्रांसफार्मर। देखो सेल टाइप क्या होता है? इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में कोर की मध्य भुजा पर दोनों वाइंडिंग लपेटी जाती है। देखो फर्क क्या है उसमें? देखो कोर की अलग अलग भुजाओं पर वाइंडिंग लपेटी जाती है, लेकिन इसमें जो कोर की मध्य भुजा पर वाइंडिंग लपेटी जाती है। कोर को बनाने के लिए ई तथा
आई आकार की पत्तियां कहाँ में ली जाती है? देखो कोर टाइप में एल आकार की, लेकिन सेल टाइप में कौन सी ई और एल, ई और आई आकार की पत्तियां कहाँ में ली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इस ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स प्रवाह के लिए दो रास्ते उपलब्ध होते हैं, आगे बताऊंगा कैसे होता है। देखो इसमें फ्लक्स लीकेज कम होता है, इसमें देखो उसमें फ्लक्स लीकेज ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें जो फ्लक्स लीकेज होगा वो कम होगा और अधिक आउटपुट वोल्टेज आपको मिलेगा। तो ये ट्रांसफार्मर आपके ज़्यादा काम का है, ठीक है। प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग एक ही भुजा पर होने के कारण फ्लक्स का पूर्ण उपयोग हो जाता है। अब इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों एक ही भुजा पर होने के कारण जो फ्लक्स होगा उसमें फ्लक्स का लीकेज कम से कम होगा और वो फ्लक्स ज़्यादा से ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। अब देखो इस प्रकार, अब देखो यहाँ पर जो बीच में देखो कोर होती है, यहाँ पर इस बीच वाली कोर पर दोनों वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग लपेट दी जाती है। ये दोनों भुजाएं यहाँ खाली होती है, ठीक है। अब देखो फ्लक्स प्रवाह के लिए दो मार्ग कैसे होंगे? अब दोनों वाइंडिंग यहीं लपेटी गई है, तो एक रास्ता तो इस प्रकार होगा, इस कोर से होता हुआ इस प्रकार, और जो दूसरा रास्ता बनेगा इस प्रकार इधर से होता हुआ, ठीक है। ये दो रास्ते होते हैं आपके फ्लक्स प्रवाह के लिए, एक रास्ता कौन सा, ये वाला, और दूसरा रास्ता ये वाला, ठीक है। इसलिए इसका जो फ्लक्स होता है, इनका जो कम से कम फ्लक्स लीकेज होगा और उस फ्लक्स का पूर्ण प्रयोग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इस प्रकार दूसरा चित्र बताता हूँ आपको। दोनों वाइंडिंग देखो इस प्रकार ऊपर ऊपर की जाती है, ठीक है। पहले क्या कर दिया जाता, जैसे पहले वाइंडिंग लपेटी, ये प्राइमरी वाइंडिंग लपेट दिया, अब या लो वोल्टेज बोल दे उसको, उसके ऊपर क्या किया जाता है, लेमिनेशन कर दिया जाता है, ठीक है। उसके फिर ऊपर दूसरी वाइंडिंग लपेट दी जाती है इस प्रकार। दोनों वाइंडिंग एक ही भुजा पर, देखो एक ही भुजा पर लपेटी हुई, ठीक है। इस प्रकार वाइंडिंग को लपेटा जाता है। ये था आपके सेल टाइप ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। तीसरा प्रकार है आपके कौन सा, बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। बेरी टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है? देखो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में एक विशेष प्रकार की कोर प्रयोग में ली जाती है जो बेरी आकार की कोर कहलाती है। अब देखो एक विशेष प्रकार की कोर होती है, वो भी मैं बताऊंगा किस प्रकार होगी। इसमें कई फ्रेम इस प्रकार लगाए जाते हैं कि सभी फ्रेमों की एक भुजा मुख्य कोर के मध्य भाग से गुजरे। देखो इसमें एक मेन कोर होती है और अलग अलग फ्रेम बने होते हैं कोर पर, किस प्रकार, देखो इस प्रकार होते हैं। ये आपके मध्य जो कोर है ये है मेन कोर, ठीक है। अब जो साइड में आपको फ्रेमें दिख रही है ये कई कोरें होती है, दूसरी कोरें जो इस कोर की मध्य भाग से होकर ऐसे गुजरती है, मध्य भाग से होकर इस प्रकार ये सब फ्रेमें बनी होती है, ठीक है। और बीच में यहाँ पर जगह होती है, देखो यहाँ पर वाइंडिंग के लिए जगह होती है। यहाँ पर सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों वाइंडिंग लपेट दी जाती है। किस प्रकार लपेटते, देखो नेक्स्ट चित्र में बताऊंगा अभी। ये सभी फ्रेम आयताकार होते हैं, जो फ्रेम आपको दिख रही चित्र में दिख रहा है सभी फ्रेम कैसे होते हैं, आयताकार होते हैं, ठीक है। इनमें मुख्य तौर पर प्राइमरी तथा उसके ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग लपेटी जाती है। देखो पहले प्राइमरी वाइंडिंग लपेटते हैं, उसके ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग लपेटते हैं, कैसे देखो ये आपके चित्र दिखाई दे रहा होगा। देखो अब देखो इसमें देखो ये तो है फ्रेम, सभी फ्रेम है, और बीच में देखो मेन कोर है, ये वाली ये मेन आपके कोर है, ठीक है। अब देखो पहले लपेटते हैं, देखो लो वोल्टेज वाइंडिंग लिखा हुआ है, ठीक है। लो वोल्टेज वाइंडिंग को पहले लपेट दिया, उसके ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग को हाई वोल्टेज वाइंडिंग को लपेटा जाता है, ठीक है। इस प्रकार इसकी बनावट दोनों वाइंडिंग जो है यहाँ पर मध्य भुजा पर ही लपेटी जाती है, ठीक है। अब देखो इसमें आगे देखो क्या है, आगे है कोर में अनेक चुंबकीय मार्ग स्थापित होने के कारण चुंबकीय फ्लक्स का लीकेज न्यूनतम होता है। इसमें फ्लक्स का लीकेज बहुत ही कम होता है, क्योंकि देखो कोर इस प्रकार बनी होती है, इसमें देखो कई सारे रास्ते होते हैं इस प्रकार। इतने सारे रास्ते होने के कारण जो फ्लक्स होता है क्या हो जाता, बंट जाता है। फ्लक्स बंटने से क्या होता है, आपका फ्लक्स लीकेज कम से कम होता है, ठीक है। इसलिए जो आपका ट्रांसफार्मर है बहुत ही उपयोगी है। ये ट्रांसफार्मर दूसरे ट्रांसफार्मर की अपेक्षा कम ऊष्मा प्रदान करता है। जब फ्लक्स लीकेज कम होगा, हानियाँ कम होगी, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, आपका फ्लक्स लीकेज कम से कम करेगा, ठीक है। फ्लक्स बढ़ जाएगा तो मतलब ट्रांसफार्मर की जो कोर होगी वो गर्म ही नहीं होगी। आगे देखो इसका प्रयोग विशेष कार्यों के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कम ही किया जाता है, कोई विशेष कार्य होता है उसके लिए इसका प्रयोग कर लिया जाता है। नेक्स्ट देखो आपके हम पढ़ेंगे फेज की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। पहला है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है, देखो सिंगल फेज वाली ऐसी सप्लाई पर काम करने वाले ट्रांसफार्मर को सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसमें जो आपके सप्लाई होगी वो किस प्रकार की होगी, सिंगल फेज होगी, ठीक है। एक फेज होगा, एक न्यूट्रल होगा, इसमें केवल ये तो सिंगल फेज सप्लाई। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी वाइंडिंग तथा एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। एक ही प्राइमरी होगी और एक ही सेकेंडरी होगी। प्राइमरी वाइंडिंग को फेज सप्लाई से जोड़ दिया जाता है। किस प्रकार, देखो ये होता है आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। जो आपके घर में सप्लाई आती है वो हमेशा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से आती है। इस प्रकार का होगा, इसमें एक आपके टर्मिनल होगा न्यूट्रल का और दूसरा होगा आपके फेज का, ठीक है। अब इसकी जो अंदर की जो वाइंडिंग होगी वो किस प्रकार होती है, देखो ये कोर होगी,
ये बीच वाली यहाँ पर कोर होती है। अब कोर के ऊपर सबसे पहले क्या किया जाता है, इन आपको जो आपके लाल कलर का दिख रहा है वो आपके इंटर कोइल है, ठीक है, अंदर वाली कोइल है। उसके बाद में जो आपके व्हाइट कलर का दिख रहा है वो आपके लेमिनेशन है। देखो यहाँ पर व्हाइट कलर में क्या कर दिया जाता है, लेमिनेशन करके उसके ऊपर जो बाहर वाली जो आउटर कोइल है, ये वाली जो आपको दिख रही है पीले कलर में, ये बाहर वाली आउटर कोइल इसके ऊपर लपेट दी जाती है। इसी प्रकार कोइलों का निर्माण करके इसकी कोर पर वाइंडिंग की जाती है। इस ठीक है, इस मतलब आपके इस बॉक्स में ये होता है, ठीक है। या फिर इस प्रकार की संरचना होती है। देखो दूसरी और बताता हूं आपको, इस प्रकार देखो, या तो सेल टाइप या कोर टाइप। यदि आपका सेल टाइप होगा तो इस प्रकार का होगा, कोर टाइप होगा तो इस प्रकार की वाइंडिंग लपेटी जाती है, अलग अलग भुजा पर लपेट के इसके अंदर रख दी जाती है, ठीक है। ये होता है आपके सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, जो आपके घरेलू पर्पज के लिए, घरेलू सप्लाई देने के लिए इसको काम में लिया जाता है। नेक्स्ट देखो थ्री फेज ट्रांसफार्मर। अब थ्री फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है, देखो थ्री फेज ऐसी सप्लाई पर काम करने वाले ट्रांसफार्मर को थ्री फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है। इसमें तीन फेज होंगे, तीन फेज सप्लाई पर ये काम करेगा। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में तीन प्राइमरी तथा तीन सेकेंडरी। देखो थ्री फेज है, इसका मतलब तीन ही प्राइमरी वाइंडिंग होगी, तीन ही सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। अब उसको डेल्टा और स्टार में जोड़ के वापस उसको थ्री फेज बना दिया जाता है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर कोर टाइप या सेल टाइप के होते हैं, कोर टाइप के भी होंगे आपके, सेल टाइप के भी होंगे, ठीक है। इनका उपयोग विद्युत उत्पादन केंद्रों पर उत्पन्न की गई ऐसी वोल्टेज को 67, 110, 220 तथा 440 देखो उत्पन्न की गई 11 केवी पर आपके उत्पन्न होता है आपके जनरेशन स्टेशन पर। आपके जो विद्युत उत्पादन केंद्र होता है वहाँ पर इतने केवी पर आपके उत्पादन करने के बाद में इन ट्रांसफार्मर को यहाँ पर बीच में लगा दिया जाता है। कौन सा, आपके थ्री फेज ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगा देते हैं। उसके बाद में इसको देखो 67 में 110, 220 इस प्रकार 440, ठीक है, इतने केवी में इसको बदल दिया जाता है थ्री फेज ट्रांसफार्मर की सहायता से। कौन सा करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, वो भी कौन सा, थ्री फेज का। इतने केवी को इसमें बदल दिया जाता है, ठीक है। आगे देखो क्या है, इस प्रकार का होगा आपके थ्री फेज ट्रांसफार्मर। इसका उपयोग हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली में स्टेप अप मतलब स्टेप डाउन के रूप में भी करते हैं। जैसे आपके गांव में जो मेन चौराहा होता है, आपके गांव में मेन सप्लाई जहाँ से शुरू होती है वहाँ पर आपके इस प्रकार का ट्रांसफार्मर लगा होता है, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन गांव में आपके लाइनों द्वारा कर दिया जाता है, ठीक है। अब इसको जब अंदर से खोलते हैं, देखो इसके अंदर जो संरचना होती है थ्री फेज ट्रांसफार्मर की, वो इस प्रकार की होगी। आपके देखो तीन वाइंडिंग आपको दिख रही है, इन तीनों वाइंडिंग पर तीन ही प्राइमरी और तीन ही सेकेंडरी वाइंडिंग। उसके बाद में यहाँ पर देखो आपको अलग अलग कनेक्शन दिख रहे हैं, यहाँ पर कनेक्शन कर दिए जाते हैं स्टार या डेल्टा में। उसके बाद यहाँ पर जो बुशिंग में इसको जोड़ दिया जाता है। ये होता है थ्री फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट वीडियो में अगला वर्गीकरण पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है।